हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हम क्लास 10th की मैथ्स को कवर करते हुए आ रहे थे और हमने चैप्टर 1, 2, 3 को कवर कर लिया था। चैप्टर 4 का बेसिक भी हमारा हो चुका था। चैप्टर 4 जो था हमारे पास द्विघात समीकरण का जो बेसिक वाला पोर्शन था हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। एक्सरसाइज 4.1 पर आने वाले थे बट टेक्निकल इशू के कारण उस दिन क्लास हो नहीं पाई थी। क्या क्या हमने देख लिया था? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देख लिया था, बीजगणितीय सरसमीकरण देख ली थी, उदाहरण नंबर 2 तक हो चुका था। एक्सरसाइज 4.1 पर आएंगे और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं लेता हूं तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अभी अपने को यहाँ पे 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बुक में। एक्सरसाइज 4.1 जैसे ही आप लेते हैं तो एक्सरसाइज 4.1 में मैं लिख देता हूं भाई, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास है x + 1 की पावर 2 और इसके अलावा है 2 और ब्रैकेट में x - 3। एक क्वेश्चन तो मैं ये करने वाला हूं और एक ले देता हूं पावर 3 वाला। पावर 3 में मैं ले देता हूं 7th नंबर क्वेश्चन ले लो। 7th नंबर क्वेश्चन में एक ले देता हूं, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है x + 2 की पावर 3 और इक्वल में 2x और ब्रैकेट में x² - 1। ये हमारे पास दो क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी उसकी एक बार मैं थोड़ी सी रिकैप अगर आपको कराऊं तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मेरे पास में कुछ थी। फर्स्ट थी हमारे पास में a + b की पावर 2, सेकंड थी मेरे पास a - b की पावर 2, थर्ड थी मेरे पास a + b की पावर 3, फोर्थ थी हमारे पास में a - b की पावर 3, फिफ्थ नंबर पे थी a² - b² और सिक्स नंबर पे थी x + a और x + b। इतनी आइडेंटिटीज से हमारे क्वेश्चन लगभग सारे हो जाएंगे। हो सकता है आपके बुक में या जो आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे ये हो सकता है कि x + y लिखा दिया हो, तो उससे आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। x + y लिखें, a + b लिखें, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सेम ही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a + b की पावर 2। मैंने लास्ट टाइम बताया था ये क्या होती है, a² + b² + 2ab। सेकेंड है हमारे पास a - b की पावर 2, क्या होता है a² + b² माइनस का 2ab। थर्ड है हमारे पास a + b की पावर 3, क्या होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a प्लस है ना, तो a + b। ये हमारे पास होती है। और अगर इसी को मैं माइनस में कन्वर्ट कर दूं तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो, मतलब a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। बस खत्म। माइनस वाली क्या होती है a² - b² a + b और अगले ब्रैकेट में a - b। फिर x + b मैंने बताया था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + a + b की इंटू में x और प्लस में ए बी। ये हमारे पास आई थी। कैसे आई थी, मैंने लास्ट टाइम जो वीडियोस आप देख रहे होंगे तो लास्ट टाइम जो वीडियो है उस पर मैंने बताया था कि इसका मल्टीप्लाई कैसे हम करते हैं। इन आइडेंटिटीज का मैं यूज करने वाला हूं और क्वेश्चन मेरे पास में रहे यहाँ पे x + 1 की पावर, मतलब पहली आइडेंटिटी में ये लगाऊंगा a + b की पावर 2। इसके अलावा यहाँ पे पावर 3 वाला है तो पावर 3 में मैं कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड नंबर a + b की पावर 3 वाली आइडेंटिटी, ठीक है। चलो क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a + b की पावर 2 इक्वल टू क्या होता है a² + b² + 2ab। ये होती है, अगर ये होती है तो a² मतलब x की पावर 2 + b² मतलब 1 की पावर 2 + 2 × a की पावर, a की वैल्यू है x और मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 1 और इक्वल टू में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है 2x और -3, ये हमारे पास है। अब क्या होगा x² + 1 की पावर 2 1 ही होगा, यहाँ पे 2 × 1 = 2 साथ में x मतलब 2x, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा इक्वल में 2x - 2 3 जा 6। अब क्या करता हूँ मैं, जो इधर प्लस का है इक्वल के उधर जाके माइनस का और जो माइनस का है इक्वल के उधर जाके प्लस का, मतलब x²
प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 2x और माइनस का था इक्वल किधर जाके प्लस का 6 और इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0। यहां तक किसी को समझ से? अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 2x प्लस का 2x माइनस का खत्म प्लस का 6 और इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 मिलके 7 और इक्वल टू में 0। ये हमारे पास होगा। अब मैं इसका कंपैरिजन जो है वो जनरल फॉर्म से कर लेता हूँ। जनरल फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म था, व्यापक समीकरण था, द्विघात समीकरण था। तो भाई x की पावर में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और उसका गुणांक होना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ गुणांक है, b यहाँ है नहीं मगर पावर 2 तो है, मतलब द्विघात समीकरण बनाएगा। तो मैं लिख दूंगा आता है यह एक द्विघात समीकरण है। बताएं, किसी को समस्या हो तो पूछे। यह एक द्विघात समीकरण है, हमें सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इतना देना है। अच्छा परेशान कर रहा है। यह एक द्विघात समीकरण है, बस हमें यही लिख देना है। और अगर अब हमारे पास पावर 2 नहीं आती, पावर 3 आ जाती, पावर 1 आ जाती तो हम बोलते भाई द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना करना है। वैसे ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी स्पेस की जरूरत, हाँ काम करेगा। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास में दिया है x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला क्या है, a प्लस b की पावर 3 इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। कहाँ पे लगेगी भाई, यहाँ पे लगेगी, लगा दो। a क्यूब, देखो a क्यूब मतलब x की पावर 3 प्लस b क्यूब मतलब 2 की पावर 3 प्लस 3ab, तो 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू x और मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2 और ब्रैकेट में क्या a प्लस b मतलब x प्लस 2 खत्म। और इक्वल में क्या है, इक्वल में है 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर और फिर माइनस का 1। अब क्या करूंगा मैं, x की पावर 3 का x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 साथ में x 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 और इक्वल में देखो यहाँ पे ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, पावर ऐड होगी मतलब कि 2x की पावर 3 माइनस 2x को मल्टीप्लाई 1 से तो 2 1 जा 2 और साथ में x। अब क्या होगा, x की पावर 3 का x की पावर 3 प्लस का 8 प्लस यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई 6x का मल्टीप्लाई x है x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 साथ में x और इक्वल में 2x की पावर 3 माइनस का 2x। अब क्या होगा, जो प्लस का है इक्वल के उधर जाके माइनस का और जो माइनस का है इक्वल के उधर जाके प्लस का। x की पावर 3 ये भी x की पावर 3 है तो माइनस का 2x की पावर 3। उसके बाद मैं लगा देता हूँ ये टर्म हो चुका है, ये टर्म हो चुका है, मैं लगा देता हूँ ये वाला या फिर अभी प्लस 8 ही लिख लूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये है 6x स्क्वायर, उसके बाद 12x और माइनस का था इक्वल के इधर आके प्लस का 2x और इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0। देखो 2x स्क्वायर क्यूब से 1x क्यूब माइनस होगा तो माइनस का 1x क्यूब और प्लस का देखो 6x स्क्वायर मतलब पावर के हिसाब से लिख देता हूँ 6x स्क्वायर 12 और 2 14x और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे है 8, बाकी तो कुछ नहीं बचा तो 8 का 8 और इक्वल में 0। अब कंडीशन आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई यहाँ से तो इतना ठीक है मगर यहाँ पे क्या समस्या होगी, यहाँ पे पावर 3 आ गई। पावर 3 आएगी तो हमने क्या बोला है, पावर 3 होगी तो क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं, तो हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। किसी को समस्या हो तो पूछे और नहीं तो फिर आगे चलता हूँ। बताइए, किसी को समस्या हो तो पूछे नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। सेम क्वेश्चन आप आगे देखते रहेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास उसी का सेकंड होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सेकंड है। निम्नलिखित स्थितियों में को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अपने को यहाँ पे ये दिया है कि भाई कंडीशन हमारे पास बहुत सारी है, उनको अपने को द्विघात समीकरण में बस कन्वर्ट कर देना है। हमें द्विघात समीकरण बनाना सीखना है, कहने का मतलब ये है कि बनाना सीखना है। एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना है भैया 528। बना दो, आयताकार भूखंड बनाया जाए। ये लो, कहाँ गया, ये रहा हमारे पास एक आयताकार भूखंड
और इस आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। मैं बोलता हूं माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो x मीटर है। मान लेते हैं भाई उसकी जो चौड़ाई, ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दोगुने से 1 मीटर अधिक है। तो मैं बोलता हूँ भाई इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है। तो लंबाई क्या होगी? उसने बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का दोगुना, मतलब x का दोगुना, ये लो 2x। फिर क्या बोला है? दोगुने से एक अधिक, मतलब कि +1 कर दो। मतलब यदि ये x मीटर है तो उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 2x + 1 मीटर है। बताएं यहाँ किसी को समस्या? अगर मैंने क्या लिखा कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या होगी? तो लंबाई, जो लंबाई होने वाली है वो होने वाली है 2x + 1 मीटर। बस क्वेश्चन खत्म। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आयत का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या देता है भाई? इस तरह से लिख दो, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने पढ़ के आया होगा, 9वीं में भी ये पोर्शन था। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दिया है आयत का क्षेत्रफल? तो हमें दिया था, ये रहा आयत का जो क्षेत्रफल दिया था वो दिया था 528। ये लो 5 2 8 बराबर के इधर लंबाई कितना है भाई? 2x + 1। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है हमारे पास x गुणा में x। अब क्या करेंगे? 528 का तो 528 और बराबर में इधर इसका गुणा इससे, तो ये तो सिर्फ x होगा, प्लस इसका गुणा इससे तो 2 का तो 2 और x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x²। अब क्या करते हैं भाई, जो उधर प्लस का है इक्वल किधर लेके आओ, माइनस का होगा, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। बराबर में x + 2x² और माइनस का 528। अब मैं इसको बस जमा देता हूँ भाई। जो द्विघात समीकरण था उसका व्यापक रूप था ax² + bx और +c = 0। ये मेरे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था, तो मुझे इसी रूप में जमा देना। मतलब सबसे बड़ी घात आगे आएगी, मतलब 2x² सबसे आगे, उसके बाद x का गुणांक, तो उसके बाद प्लस का x है और माइनस का है 528 और बराबर में कुछ नहीं था तो 0। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताएं किसी को कोई समस्या हो तो पूछा जाए। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किसी को कोई समस्या हो तो पूछें, बताएं। है कोई समस्या? चले जाएं, आगे चले, ठीक है। ये लो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। भाई पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है। ये लो, 3 वर्ड आए हैं। पहला तो क्रमागत बोला है, दूसरा धनात्मक बोला है और तीसरा पूर्णांक बोला है। क्रमागत का मतलब क्या है? क्रम में मतलब 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद 5 आता है, 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, 24 के बाद क्या आता है? 25, 24 के बाद क्या आता है? 24 के बाद 25 आता है। ये क्रम चल रहा है, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, ये एक क्रम चल रहा है, सीक्वेंस जिसको आप कह सकते हैं, ये क्रम चल रहा है। धनात्मक बोला है मतलब कि जब भी हम पूर्णांक लेने वाले, तो पूर्णांक कहां से कहां तक था? 0 यहाँ पे था, इधर नेगेटिव नंबर थे, इधर पॉजिटिव नंबर थे, तो उसने बोला कि भाई नेगेटिव साइड जाओ ही मत, कहां पे चलो? धनात्मक में चलो। धनात्मक का मतलब समझ आ गया, पूर्णांक का भी मतलब समझ आ गया, क्रमागत मतलब एक के बाद अगला। क्या बोला है? उसका गुणनफल 306 है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं इस बार कंडीशन कुछ और, मैं बोल देता हूँ भाई जो संख्या है मेरे पास वो पहली संख्या x ले लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ माना 2, पहला लेते हैं, पहले पहला वाला लेते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x है। मैं बोलता हूं कि भाई पहला वाला ना 21 आ गया, तो 21 के अगला नंबर क्या होगा? 22। 21 का अगला नंबर क्या होगा? 21 + 1 मतलब कि 22। तो 22 कैसे आया भाई? 21 को ऐड करने पे। तो मैं बोलता हूँ कि ये नंबर x था, तो मुझे x + 1 अगला नंबर लेना पड़ेगा। अगला नंबर अगर x + 1 होगा तो पहला धनात्मक पूर्णांक तो x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा?
दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया भाई, प्रश्नानुसार क्या दिया है भाई प्रश्न में? प्रश्न में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब x, इसका गुणा किससे, x प्लस 1 से। आंसर कितना दे रहा है तो 306। बता किसी को समस्या हो? पहला धनात्मक पूर्णांक दूसरा धनात्मक पूर्णांक दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 306। सॉल्व कर दो। x का गुणा x से x स्क्वायर प्लस का प्लस x का गुणा 1 से तो x और बराबर में कितना है 306। जो इधर प्लस का इधर किधर लिखा जाए माइनस का, मतलब कि x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 306 और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। यही आपका आंसर, बस यही आपका आंसर। किसी को समस्या हो तो पूछो, किसी को समस्या हो तो पूछी जाए, बताएं किसी को समस्या हो तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। भैया ज्ञात नहीं करनी है, हमें सिर्फ फॉर्मूला वो इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। हमें क्या करना है, मैं बोलता हूँ भाई रोहन जो है ना उसकी आयु x वर्ष है, तो क्या होगा माना अरे मैं बोलता हूं कि माना रोहन की आयु x वर्ष है, तब उसकी मां की आयु क्या होगी, तब उसकी मां की आयु जो है, उसने बोला उससे 26 वर्ष बड़ी। मैं बोलता हूँ रोहन 5 साल का, रोहन बोलते हैं हम, रोहन 5 साल का हो गया, तो उसमें प्लस 26 करो कितना होगा, उसमें प्लस 26 करो 26 5 31, मतलब उसकी मम्मी की आयु 31 साल की होगी। अगर मैं बोलता हूँ रोहन 7 साल का है तो 7 प्लस 26 मतलब 26 और 7 6 4 10 और 3 13 33 साल की होगी। इसका मतलब यह है कि अगर रोहन x वर्ष का हुआ तो उसकी मम्मी x प्लस 26 होगी। तो रोहन की मां की आयु क्या होगी x प्लस 26 और ये होगी वर्ष में। ठीक है भाई, ये बात भी सही है। उसने बोला उसकी आयु वर्षों में उसका जो गुणनफल होगा वो आपसे 3 वर्ष बाद, मैं बोलता हूं कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होने वाली है भाई? मैं बोलता हूँ रोहन अभी 7 साल का है, तो 3 साल बाद क्या होगा 7 और प्लस 3 7 और 3 मिलके 10, मतलब मैं बोलता हूँ भाई 5 साल का है तो 5 प्लस 3 मिलके 8। अगर मैं बोलता हूँ रोहन x साल का है तो x प्लस 3 यही उसकी आयु हो जाएगी। तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, अभी x का था तो 3 वर्ष क्या होगा x प्लस 3 वर्ष, और उसकी मम्मी की आयु क्या होगी एवं माँ की आयु भाई अभी कितने की है, मम्मी अभी कितने की है, मम्मी अभी x प्लस 26 की है। इस पर रोज प्लस 3 कर दो तो 26 और 3 मिलके 29, मतलब उसकी मम्मी x प्लस 29 वर्ष की होगी। बिल्कुल सही बात। अब लगाता हूं मैं तब प्रश्नानुसार क्या बोला है भाई प्रश्न में? प्रश्नानुसार उसने बोला है कि उसकी मम्मी और उसकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो उसकी आयु क्या है x प्लस 3, ये लो x प्लस 3, और उसकी मम्मी की आयु कितनी है x प्लस 29। इन दोनों का गुणनफल कितना होने वाला है, दोनों का गुणनफल होने वाला है 360। सॉल्व किया जाए, x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 से प्लस 29x, 3 का मल्टीप्लाई 3x और प्लस 29 और मल्टीप्लाई 3 29, ये 87, ये लो 87 और बराबर किधर 360। x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 29 और 3 मिलके 32x और प्लस का है 87, और जो इधर प्लस का था बराबर किधर आके माइनस का, मतलब कि माइनस का 360 और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। आगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ देखा जाए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और यहाँ पर भाई प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या के आगे माइनस, तो पक्का आंसर माइनस आएगा। 60 हटा दो, 60 हटाओ 27 बचेगा, 27 और घटाने मतलब 73, 273 और बराबर में 0। ये होगी आपके सामने इक्वेशन, ये होगी आपके सामने इक्वेशन। बताएं किसी को समस्या? क्या क्या पढ़े हैं आज जरा रिकैप कर लो।
सबसे पहले हमने देखा हुआ था फॉर्मूला कुछ हमारे पास ये थे, पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 फार्मूले पढ़े थे। हमने बोला था कि यहाँ तक हमारा पास सफिशिएंट है, इससे हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, जिस पर 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन मैंने 2 करा दिया हूँ, बाकी के आप कर सकते हैं। हाँ, नहीं बनेगा तो डाउट बिल्कुल आपको पूछ लेना है। इसके बाद हमने किया था उसी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जहां पे एक आयताकार बाग था और उस भूखंड का जो भी लंबाई चौड़ाई दिया गया था उसका क्षेत्रफल दिया था, उससे हमें इक्वेशन बनानी थी। उसके बाद हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, उससे हमें इक्वेशन बनानी थी। लास्ट क्वेश्चन अभी हमने देखा रोहन और उसकी माँ की आयु का कुछ दिया था हमें डेटा, और फिर हमने वहां से इक्वेशन बना दी। तो आज की क्लास को रखते हैं यहाँ तक। अगली क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के लिए बेसिक और 4.2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।